नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का काल विभाजन। ये चैप्टर जो है, ठीक है, हमेशा से इतिहास में ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि काल विभाजन जो है ऐसा सेक्टर है जहां से कुछ ना कुछ प्रश्न जो है हमेशा किसी न एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे इतिहास का काल विभाजन। ठीक, इस काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है? मानव का जो इतिहास रहा है, ठीक, मानव जब से मानव का विकास हुआ है होमो सेपियंस के रूप में, तब से लेकर आज तक, ठीक है, जो अलग अलग प्रवस्था अर्थात अलग अलग स्टेजेस में इनका विकास चला है। उस समय का भूगोल भी आज के भूगोल से भिन्न था। पहले हिम युग था, आज के समय में कुछ ही जगहों पे हिम है। ठीक है, पहले हम पत्थरों का औजारों का प्रयोग करते थे, आज हमारे पास अलग प्रकार के संसाधन हैं। तो यहाँ तक हमको पहुँचने के लिए क्रमशः हमने एक लंबा समय तय किया है और उस लंबा समय में हमने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करते करते आज वर्तमान में हम इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि आप वहां पर तैयारी कर रहे हो, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उन्हीं विषयों को। अर्थात इतिहास में हम अपने बारे में अर्थात मानव इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास के काल विभाजन में हम इतिहास को 3 कालों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला काल है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ये जो है हमारे इतिहास का सबसे पुराना काल है। क्यों? इस काल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो आदि मानव थे उनके पास लेखन कला नहीं थे। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं रखते थे। वो उस समय केवल एक ही काम करते थे, आखेट करना, अर्थात केवल अपना जीवन यापन करना। ठीक है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना। क्योंकि उस समय जो भी जंगली जानवर रहते होंगे और मानव, इन दोनों के बीच संघर्ष अवश्य चलता होगा, तो दोनों के बीच टकराव की स्थिति होती थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो काल है अर्थात प्रागैतिहासिक काल, ये जो काल है इसके लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है। क्या है हमारे पास? पुरातात्विक साक्ष्य। तो हम जो भी इसका अध्ययन करेंगे वो पुरातत्व के आधार पे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आदि मानव रहे हैं उन आदि मानव का जो भी, ठीक है, उपकरण है, प्रस्तर अर्थात पत्थरों का उपकरण जो हमको प्राप्त हुआ है, ठीक, उन्हीं के आधार पे हम उसका विकास को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल को कहा जाता है जहां पर लिखित साक्ष्य तो हमको प्राप्त हुए हैं, परंतु इन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। ध्यान रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जब जिस काल के बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, परंतु इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 काल हो गए। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये दोनों है, ध्यान रखिएगा, इस काल में पर्याप्त मात्रा में लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ पुरातत्व भी पर्याप्त मात्रा में इसके बारे में है। तो ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां पर लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातत्व दोनों का हम यहां पर वर्णन करेंगे। ठीक, जब से इतिहास का अर्थात जब से मानव ने लिपि का अर्थात भाषा का आविष्कार किया, खोज किया, तब से इतिहास का, ठीक है, लिखा जाना वहां से संभव हो पाया है। ठीक है, अब हम यहां देख लेते हैं ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल में किन किन समय को लेते हैं। तो इस प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को लेते हैं। पाषाण काल अर्थात, ठीक, जब मानव जो है अपनी आजीविका को पत्थरों के माध्यम से शिकार करके अपना अस्तित्व को बचाता था, उसी काल को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा डिवीजन है, ठीक, ये केवल पत्थरों पे है। तो पत्थर एक्चुअली में क्या 1-2 पीस में अगर पत्थर मिलता तो हम इसको इतने बड़ा वर्गीकरण का आधार पत्थर को नहीं रखते। क्योंकि देखिए, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना गया है, ठीक, अर्थात पत्थरों का काल। तो अब इसका अगला डिवीजन देखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, अर्थात केवल पत्थरों के बारे में चर्चा है। तो क्यों चर्चा है? क्योंकि इसमें क्रमशः इसके टेक्निक में, इसके टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया। अर्थात पहले के जो औजार थे, पत्थर के औजार, उससे क्रमशः और अच्छे तरीके से औजार का निर्माण करते गए उस समय के मानव। तो ध्यान रखिएगा, ठीक,
अब हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में। ये जो पाषाण काल है इसको हम क्रमशः 3 भाग में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल। ठीक है, इसका बांटे जाने का आधार रहा है 2 आधार। पहला आधार रहा है प्रस्तर अर्थात पत्थर के जो उपकरण है और दूसरा आधार रहा है जलवायु। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो काल, यहाँ पर देखिएगा पूरा पाषाण काल का मतलब है कि इस समय अलग प्रकार के पत्थर के औजार पाए जाते थे। मध्य पाषाण में अलग प्रकार के पत्थर के औजार पाए जाते थे और नव पाषाण में अलग प्रकार के पत्थर के औजार पाए जाते थे। साथ ही साथ दूसरा हमको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि ये जो काल है इस काल में जलवायु का भी परिवर्तन क्रमशः होता गया है, क्योंकि मानव का जब हम अस्तित्व देखते हैं तो मानव का अस्तित्व के जब प्रारंभिक अवस्था थी तो उस समय हिमयुग था, अर्थात पूरा धरती बर्फ से ढका था। कुछ ही स्थानों पे उसको खाली स्थान रहा होगा, मिले हैं, जैसे कि नदी घाटी के तराई वाले इलाके, ठीक ऐसे जगह। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 आधार हो गया, पहला पत्थर के औजार और दूसरा हो गया जलवायु। तो क्रमशः इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल जो है, ठीक है, उस काल में हम सबसे पहला डिवीजन लेते हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल के बाद हम उसके और अन्य 3 डिवीजन लेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो पहले पूरा पाषाण काल को लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल में अभी हमने चर्चा किया है कि क्या था यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हिमयुग का काल था, अर्थात पूरी की पूरी धरती के अधिकांश हिस्से में बर्फ था, अर्थात बर्फ से ढका था। तो ध्यान रखिएगा इस अवस्था में मानव क्या करता था? तो मानव अपनी आजीविका का वहाँ सवाल नहीं था। मानव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए शिकार करता था, आखेट करता था, और उस समय का मानव किसी एक निश्चित स्थान पर रहने के बजाय घुमंतु प्राणी के रूप में रहता था। और मानव ने इसी काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज किया है, वो था आग का खोज, आग का आविष्कार। तो देखते हैं यहाँ पर इसी काल में मानव द्वारा आग का आविष्कार किया गया है। जंगली था और ये घुमंतु था। जंगली का मतलब बारबेरिक, ठीक था, बारबेरिक। घुमंतु का मतलब होता नोमेडिक, ठीक, नोमेडिक था हमेशा, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान से अन्य स्थान, इस प्रकार से, ठीक, वो आगे बढ़ते रहता था। उस समय किसी प्रकार का निवास का प्रमाण नहीं मिला है, कोई एक निश्चित स्थान नहीं था, ठीक, जिसको हम घर कहते हैं, ठीक, ऐसा जगह उन लोग का रहना संभव नहीं था या रहते नहीं थे, ठीक, उस समय इस प्रकार की खोज नहीं थी। ध्यान रखिएगा इस समय भोजन में प्रमुख रूप से 2 ही चीज था। पहला तो आखेट का मतलब हो गया जो शिकार के माध्यम से जो उनको, ठीक है, जो भी पशु मिल रहे हैं उनका आखेट करना, दूसरा जंगल में जो भी कंदमूल मिल रहे हैं उसका उपयोग करना। इस समय के अवशेष प्रमुख रूप से सोहन नदी घाटी अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा बेलन नदी जी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, और आपका नर्मदा नदी ये है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये जो 3 प्रमुख नदी वाले स्थान है, इन स्थानों पे मानव का प्रारंभिक अवशेष हमको मिला है, ट्रेस हुआ है। ये हो गया। ध्यान रखिएगा मानव जो है हमेशा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहाँ पर रहेगा? क्यों? नदियों के सामने बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ। गंगा नदी, यमुना नदी, वहाँ देखते हैं मेसोपोटामिया में भी उसी प्रकार की नदी, दजला फरात नदी, ठीक, इस प्रकार के नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर, प्राचीन शहर क्यों है? क्योंकि नदियों के सामने आपके, नदी के इलाके में आपकी उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर फसल, कृषि, ठीक है, ये सब उपलब्ध है। पानी तो उपलब्ध है, पानी में, ठीक है, उनको आजीविका चलाने के लिए मछलियां भी वहाँ पर रहते हैं। तो प्राचीन समय के जो मानव थे मछली का भी शिकार करते थे, लेकिन इस काल में नहीं किए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा पत्थर के औजार और साथ ही साथ जलवायु के परिवर्तन के आधार पर हम इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक चला है। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, ये जो है 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक चला है। तीसरा है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला है। अर्थात मानव का जो बहुत लंबा समय, देखिएगा 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक का बहुत लंबा समय कहाँ बीता है? हिमयुग में बीता है, ठीक है। अर्थात उस समय, ठीक है, जलवायु कहना चाहिए या कहना चाहिए उनका जो वातावरण था, ठीक, पूरा बर्फीला था। बहुत ही कम ऐसे स्थान थे जहाँ पर उनको खाली स्थान रहा होगा या मिला है जहाँ पर वो अपने निवास बना के रखे होंगे, या घुमंती रूप से वहीं पर उन्हीं स्थानों पर, ठीक है, अपना अस्तित्व बना के रखे थे। अब हम इन तीनों को अलग से हम कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का भारत सहित एशिया में सबसे पहला
अस्तित्व की खोज जो है ठीक मद्रास में हुई थी। किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के निकट एक स्थान है पल्लावरम, वहां से सबसे पहले बात हस्त कुठार अर्थात हैंड एक्स की खोज की। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इमेज, ये एक्चुअली में हैंड एक्स है। इस प्रकार हाथ से पत्थर को पकड़ के उसका उपयोग करते थे। इसी को हम क्या कहते हैं? हैंड एक्स की खोज कहते हैं, हैंड एक्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस प्रकार के स्थान अर्थात निम्न पुरापाषाण कालीन स्थान कहां से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी पाकिस्तान, कश्मीर में, थार के रेगिस्तान में और बेलन नदी घाटी में। तो ध्यान रखिएगा, कमो बेस करके इन्हीं स्थलों में निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण काल के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। कुछ जो स्थान है थोड़ा सा ठीक एक्सपेंसिव मिलेगा, अलग से मिलेगा। कुछ जो अलग स्थान है वे थोड़े से अलग प्रसारित रहेंगे, ठीक है, जिन पे इनका प्रसार अलग से देखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि इस काल में किस किस प्रकार के, ठीक है, पत्थर के औजार मिले हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों शब्द को आप ध्यान रखिएगा, पेबुल, चापर और चापिंग, इन तीन शब्द को ध्यान रखिएगा। इस समय चापर चापिंग पत्थर मतलब अवशेष मिले हैं। पत्थरों के कुछ विशेष प्रकार के पत्थर के जो औजार थे उनको हम चापर कहते थे, किसी को चापिंग कहते थे, ठीक है, कुछ को पेबुल कहते थे। ये क्या है ये बता रहा हूं। जो पेबुल होता है वो क्या है? ठीक, नदी के जो तलहटी इलाके होते हैं, नदी के किनारे में ध्यान रखिएगा, ठीक, जो जल होता है, जल के प्रवाह से जो पत्थर जो घिस के धारदार हो जाते हैं, उन्हीं पत्थरों को हम क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं। उन्हीं पत्थरों को आदि मानव ने लिया और उसी को तोड़ के एक तरफ को धार को रखा, अर्थात एक तरफ उसका फलक रखा, और वो कहलाया चापर। चापर जिसे कहते हैं चॉप करते हैं, चॉपर, ठीक। दूसरा चापिंग। चापिंग क्या होता था? दो धार, अर्थात एक तरफ धार बनाने के बाद अगर उसी को हम दूसरे तरफ भी धार बना दे तो चॉपिंग में बदल जाता था। अर्थात पेबुल से ही चापर बना और उसी से ही क्या बना? चॉपिंग। पेबुल जो है नदी किनारे मिलने वाले धारदार पत्थर थे जो जल के, ठीक, जल के घिसाव के कारण वो घिस के धार हो गए थे, ठीक, जिसके बाद चापर बना एक तरफा धार वाले, और उसी को अगर दो तरफ धार बनाएंगे तो उसको हम चापर कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, चापर चापिंग उपकरण भी कहते हैं इसको, अब पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। प्रमुख रूप से ये कहाँ मिले हैं? तो सोहन नदी घाटी, ठीक, जिसके कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहा गया है। और सोहन नदी घाटी कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहां पर? पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हैंड एक्स। हैंड एक्स को भी हस्त कुठारा ही कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो है यही हैंड एक्स है, ठीक है। उस समय कोई, ठीक है, कुल्हाड़ी के समान लकड़ी के लगा के तत्काल नहीं बना है, ये जो है पहले पत्थर के रूप में था। ध्यान रखिएगा, हैंड एक्स जो है ये हमारे पास फिर मद्रास के, ठीक, बदमादोरई तथा अत्रिपक्कम में मिला है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस स्थान से मिलने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो चीज है, चापर चापिंग पेबुल और हैंड एक्स, अर्थात निम्न पुरापाषाण काल के सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है? चापर चापिंग और पेबुल उपकरण और हैंड एक्स उपकरण। ध्यान रखिएगा, इस समय जो भी औजार बनाए जाते थे वो क्वार्ट्ज पत्थर के बनाए जाते थे, क्वार्ट्जाइट पत्थर के बनाए जाते थे। अगले काल में इसका स्थापन्य हो जाता है। क्वार्ट्जाइट के साथ साथ बहुत सारे अन्य पत्थरों से भी औजार बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ही आपका पेबुल उपकरण है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आपके पेबुल, ठीक, ये क्या है? आपका हस्त कुठार अर्थात हैंड एक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं निम्न पुरापाषाण के बाद मध्य पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल क्या है? ठीक है, अब देखिएगा दो चीज में स्टेप बढ़ा। पहला चीज बना कि आपके पत्थर के औजार का वो थोड़ा और परिष्कृत किया गया। दूसरा हुआ जलवायु में, ठीक, थोड़ा और परिवर्तन हुआ, हल्का सा गर्मी बढ़ा, जिसके कारण, ठीक है, हिमयुग जो है, हिम कहना चाहिए, बर्फ घटे, मानव के लिए थोड़ा स्थान ज्यादा बना, ठीक। उन स्थानों पे क्या होने लगे? ठीक है, घास उग गए, पेड़ पौधे जंगल बने, तो उन स्थानों पे ध्यान रखिएगा जीवों का और विकास हुआ, एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ। अब यहाँ से दूसरी अवस्था चालू हो गई जिसको कहते हैं मध्य पुरापाषाण काल। ये जो काल है इसको फलक संस्कृति के काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो भी औजार हमको प्राप्त हुए हैं उसमें फलक अर्थात ब्लेड नुमा संरचना पाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फलक संस्कृति का विशेषता कौन सा है? मध्य पुरापाषाण काल। और इससे पहले चापर चापिंग उपकरण और हैंड एक्स रहा है, ठीक। इस प्रकार के जो अवशेष हैं ध्यान रखिएगा, जैसे कि फलक संस्कृति, ठीक है, अर्थात ब्लेड ये हमको मिला है मध्य पुरापाषाण काल में। महाराष्ट्र के नेवासा सी भूमि और भीमबेटका, एक्चुअली में महाराष्ट्र का नेवासा, ठीक, अभी झारखंड में है सी भूमि, और भीमबेटका ये आपका
मध्य प्रदेश में है। इन स्थानों से मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी घाटी के साथ साथ तुंगभद्रा नदी के आसपास भी इसके अस्तित्व के प्रमाण हमको मिले हैं, अर्थात एक्सपेंशन होता गया। ठीक, अब तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत तक हमारे ठीक पुरा पाषाण कालीन, ठीक मध्य पुरा पाषाण कालीन अवशेष या आपके प्रस्तर पत्थर के औजार हमको प्राप्त होने लग गए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक और खास बात है, अब इस काल में क्वार्टजाइट पत्थर के अलावा या स्थान पर जैस्पर, चट और फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, आपके निम्न पुरा पाषाण में क्वार्टजाइट का, उसके बाद जैस्पर, चट और फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग से अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाए जाने लगे। देखिए ये जो पत्थर है किस प्रकार का दिख रहा है, बहुत ही धारदार दिख रहा है, ब्लेड नुमा संरचना, पतला, आज के ब्लेड से तुलना मत कीजिए। ठीक है, पहले इतना ही कोई ब्लेड कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात उसने एक प्रकार का धार बना लिया, उसने काटने का औजार। और ये कैसा बना, कैसे विकास हुआ, तो ये हुआ आपका, ठीक है, क्रमशः उनके नीड के हिसाब से, जैसे जैसे कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उनको आवश्यकता रही किसी भी चीज़ को काटने का, तो उन्होंने देखा कि धार बनाने के लिए हम पत्थर को पत्थर से तोड़ के ही धार बनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार धीरे धीरे करके अलग अलग उपकरणों का विकास होता गया और हम एक काल से क्रमशः दूसरे काल की ओर अग्रसर होते गए। चलिए अब हम देखते हैं अगले काल में। अगला काल है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में भी ध्यान रखिएगा ब्लेड मिला है। ठीक है, यहाँ भी फलक मिला है, लेकिन ये जो ब्लेड है थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ही अलग हो गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक, अभी यहाँ पर पहली बात यह है कि यहाँ पर हिमयुग की ये अंतिम अवस्था है। ठीक है, अर्थात जो अब मानव थे होमो सेपियंस, ठीक, अब इनको थोड़ा सा अपने आप को विस्तारित करने का बहुत अच्छा मौका मिला। क्यों? क्योंकि हिमयुग की अंतिम अवस्था है। अब जलवायु यहाँ पर क्या हो गई, गर्म हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार के अवशेष कहाँ से मिले हमको, भीमबेटका, सोन नदी घाटी और सी भूमि, झारखंड के सी भूमि। और इसके प्रमुख उपकरण है ब्लेड। इससे पहले फलक था, ध्यान रखिएगा, उसको भी ब्लेड कहा गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपका पेबुल उपकरण, चापर चापिंग, ये अवशेष खत्म नहीं हो गया है। ठीक, वो भी उसका अस्तित्व था, लेकिन यहाँ पर ब्लेड की और ठीक ज़्यादा प्रिसाइज वे पे यहाँ पर ब्लेड और अच्छे तरीके से आ गया। तो ध्यान रखिएगा ये 3 काल हो गए हमारे पुरा पाषाण काल के। पहला पुरा पाषाण का काल का हो गया, ठीक, आपका निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन तीनों के बाद, ध्यान रखिएगा इन तीनों के बाद इस चार्ट को पूरा देख लीजिए, अर्थात हमने इसको देखा, उसके बाद ये, और इसमें से हमने इन तीनों को भी किया। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंध किसका है, तो ध्यान रखिएगा अभी हमने कहा है कि हमने एक उपकरण का पूरा स्टेज को पार किया, अर्थात पहले जो भारी भरकम पत्थर का औजार बना के रखते थे। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा पत्थर रखा, शिकार करना है, मैं जाके उससे मार रहा हूँ, ठीक है, या एक हाथ में, मतलब औजार बड़े बड़े थे। अब हमको आवश्यकता हुई कि दूर तक मारने के लिए, ये तो है बड़े पत्थरों के औजार से आप नज़दीक तक के ही शिकार कर सकते थे। अब किसी भी भारी जानवर का शिकार कैसे करेंगे, मान लीजिए उस समय कोई बड़ा सा भैंसा है या बैल है या ठीक है गेंडा है, उसका शिकार करने के लिए आप जितना निकट जाएंगे, ठीक है, 10 व्यक्ति गए हैं शिकार करने के लिए, 4-5 व्यक्ति का शिकार सामने वाला ही जानवर कर लिया है, ठीक, बच गए 4, ठीक है, वो 4 फिर उस जानवर का शिकार करके उसको अपना उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से तो व्यक्ति का अनुपात धीरे धीरे कम होता गया। क्यों? क्योंकि पत्थर से हमको मारना था, हमको भूख लग रही थी, मानव को भूख लगता था, ठीक, तो वो सामने जाके शिकार करते थे, तो उसमें क्या होता है, मानव संघर्ष के साथ ठीक उनकी भी हानि होती थी, अर्थात खुद भी मारे जाते थे। अब हमको आवश्यकता हुई कि दूर तक मार करना, तो दूर तक मार करने के लिए हमको आवश्यकता था छोटे उपकरण, और उसका विकास अब होना प्रारंभ हुआ। इसलिए हम एक युग से दूसरे युग में चले गए। अभी तक जो पत्थर था उस पत्थर का उपयोग हम हाथ से पकड़ के कर रहे थे, जो भी है, पेबुल है, चापर चापिंग है, हैंड एक्स है, सबका। अब हमारे पास जो पत्थर मिलेंगे, अब इसका उपयोग हम थोड़ा सा छोटे रूप में करेंगे, ठीक, इसको तीर के नोक में लगाएंगे, ठीक है, तीर से शिकार करना प्रारंभ करेंगे या उसी को फेंक के मारना प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, मध्य पाषाण काल, ठीक, ये जो काल है 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस समय उपकरण जो है वो अत्यंत छोटे होते थे, अर्थात लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते थे। लघु पाषाण उपकरण, इसी को इंग्लिश में माइक्रोलिथ कहा गया है। ठीक, छोटे पत्थरों के पाषाण, ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ सेंटीमीटर में है,
ठीक, यहाँ इमेज में आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में ये कुछ सेंटीमीटर में है, इस प्रकार, या कहें 1 इंच 1.5 इंच इस प्रकार के हैं। तो यही है आपके माइक्रोलिथ, ये मध्य पुरापाषाण काल के, ठीक है, ये मिले हुए आपके पत्थर के उपकरण हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी समय व्यक्तियों द्वारा शिकार करना, शिकार तो पहले से कर रहे हैं लेकिन मछली पकड़ने की कला और खाद्य संग्रह करने की कला भी इन लोग सीख चुके थे। इससे पहले खाद्य संग्रह नहीं कर रहे थे, जो कंदमूल मिला उसको तत्काल खा लेते थे, ठीक, जो शिकार मिला उसको तत्काल खा लेते थे। बाद में उनको पता चला कि भाई कुछ चीज़ों को हमको डिपॉजिट करके रखना है कि ताकि आगे भी उसको उपयोग किया जा सके, अर्थात खाद्य संग्रह करने की कला, ठीक है, इसकी आवश्यकता के हिसाब से ही ये बना। कब बना है ये? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, व्यक्ति एक और प्रमुख चीज को सीखा है, वो है पशुपालन। जिन पशुओं का वो शिकार कर रहा था अब वो उसी को पालने लगा, अर्थात पशुपालन का, ठीक है, प्रयोग कब किया गया? मध्य पाषाण काल में किया, ठीक है। इसके प्रमुख जो है अवशेष जो है या स्थान कहें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हमको प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का जो आदमगढ़, मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है, यहाँ से हमको, ठीक है, बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ राजस्थान के बागौर से भी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। दो स्थान से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से, ठीक है, पशुपालन के हमके प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इस स्थान से हमको पशुओं के बहुत सारे अस्थियां मिली है, ठीक है। पशुओं को एक विशेष स्थान पे रखा जा रहा था तो उसको रखे जाने का भी हमको, ठीक है, प्रमाण मिला है। अगर मान लीजिए केवल शिकार करके अगर लाते हैं तो इनकी हड्डियां जो है जमा करके नहीं रखा जाता, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के हमको प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे इस सेक्शन को हमेशा व्यक्ति क्या थोड़ा स्किप करके चलता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 नंबर का ही सवाल होता है, ठीक। उस 1 नंबर से हम एग्जाम में अंदर बाहर हो सकते हैं, तो जब पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ें। नवपाषाण काल, अब पत्थरों का जो है टेक्निक और अच्छा हो गया, ठीक। अब हम थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ चुके, अब नवपाषाण काल में हम पहुंच चुके हैं। नवपाषाण काल के समय तक हिम युग जो है लगभग समाप्त हो चुका था, हमारे पास पर्याप्त स्थान थे, ठीक है। तो इस समय हमने, ठीक, जब हमारे पास स्थान हुआ तो हम अपने, ठीक, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मानव ने अपना विकास करना प्रारंभ कर दिया और इसी अवस्था में सबसे पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में अग्नि का आविष्कार सबसे पहले हो चुका है और इस अवस्था में नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, ठीक। विश्व स्तर पे, विश्व स्तर का कहने का मतलब है, एक चीज और बता दूं कि ये जो काल है, ठीक है, पश्चिमी अर्थात अफ्रीका से तुलना करेंगे तो हम पीछे हैं, ठीक। अफ्रीका में जो पुरापाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल है, ठीक, वो उसका स्टेज जो है 1000-2000 साल पहले है, हमेशा ही रहा है। उसके बाद के अवशेष प्रमाण हमारे यहाँ भारत में मिले हैं। तो हमको ये देखना है कि यहाँ विश्व स्तर पे नवपाषाण काल का जो अस्तित्व है और 9000 ईस्वी पूर्व का मिला है, परंतु भारत में 7000 ईस्वी पूर्व का यहाँ भी मिला है। ध्यान रखिएगा, ठीक, 7000 ईस्वी पूर्व से पहले नवपाषाण काल का अस्तित्व भारत में नहीं मिला, यानी कि हम लगभग 2000 साल पीछे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल का जो सबसे पहला अस्तित्व है या उपकरण है 1860 में ली मुसिरियल द्वारा, ठीक है। प्रथम उपकरण हमको कहां प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी, ठीक, उत्तर प्रदेश में टोंस नदी घाटी है, उसी स्थान पे नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ पाकिस्तान के मेहरगढ़ में भी, ठीक, इसके संबंध में साक्ष्य मिले हैं। और आपको बता दूं, इस समय जो कश्मीर का जो बुर्ज हुम नामक स्थान है वहां से गर्तावास मिला है, ठीक। गर्तावास अर्थात अब मानव जो है, ठीक, अपना आवास बनाने लग गया। गर्तावास का मतलब क्या होता है? ठीक, गर्त में आवास अर्थात भूमि है, ठीक, इस भूमि में वो गड्ढा कर लेता है, इस प्रकार से गड्ढा कर लिया है और ये आपका एक बना लिया है और यहाँ पर वो व्यक्ति रहता है। ध्यान रखिएगा, गर्तावास के माध्यम, जिस प्रकार से, ठीक है, देखिएगा, बहुत चूहे अंदर तक गड्ढा करके अंदर तक रहते हैं, इसी प्रकार से मानव भी क्या किया है, जमीन को खोद के अंदर तक रहता है, जिसके सबूत जो है, ठीक, कश्मीर में क्या हुआ है, जैसे कि कोई तालाब है, इस तालाब के आसपास में मानव के, ठीक है, गर्तावास मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत सारे गर्तावास कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज हुम में। जैसे कि जो भी नदी का स्रोत है, पानी का स्रोत है, उसी के आसपास मानव क्या करते थे? गड्ढा बनाते थे। गड्ढा इस प्रकार के बनाते थे कि कुछ व्यक्ति वहां पर रह सके, ठीक है, सुरक्षित अपने आप को रख सके। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद अगला इसकी विशेषता देख ले पत्थरों के हिसाब से। तो इस समय पालिशदार उपकरण, पालिशदार
पत्थर के औजार प्रचलित हुए। पालिशदार का मतलब क्या हुआ, एशियन पेंट नेरो लेग लेके पेंट नहीं कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अब मानव जो है अपने हथियार को घिसने लग गया, ठीक है। अर्थात वो एक पत्थर से, जैसे अभी अपने इससे पहले आपने उपकरण देखा, उस उपकरण को क्या करने लग गया, वो घिस घिस के उसमें और धार बनाने लग गया। इससे वो क्या हो गया, चमकदार हो गया। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है पालिशदार पत्थर के औजार इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। ध्यान रखिएगा। अब मानव जो है क्या करने लग गया था, ठीक। अब इस समय तक बहुत सारे वो अन्न को भी ग्रहण कर रहा है, खाद्य संग्रह कर रहा है, अन्न मतलब फूड ग्रेन भी ले रहा है, ठीक है। चाल दावल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के अन्न को ये ग्रहण कर रहा है। तो कोल्डीवा नामक एक स्थान है, कहाँ पर, ठीक, इलाहाबाद के नजदीक में कोल्डीवा। इसी स्थान पे चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिले हैं। कहाँ से, कोल्डीवा, जो कि इलाहाबाद के पास में है। अगला देख लेते हैं कि इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ है और कृषि का आविष्कार। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में, ठीक है। कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में, ठीक है। तो नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि मानव ने बहुत ही अलग अलग प्रकार के उपकरण की खोज कर ली। ये देखिए, जो इतिहास में प्राप्त प्राचीनतम जो चक्के हैं, व्हील्स हैं, अर्थात पहिए हैं, ये है, ठीक है। पत्थर के लिए देख लीजिए, ये लकड़ी का पहिया है, वो पत्थर का पहिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये नवपाषाणकालीन उपकरण है, नवपाषाणकालीन उपकरण, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार के उपकरण आपको मिले हैं। अर्थात मानव ने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से ढाल लिया, ठीक है। अपने पर्यावरण, अपने परिवेश, इन सभी में धीरे धीरे क्रमशः सुधार करते करते आज के स्तर पे पहुंचा है। अब हम, ये हो गया नवपाषाण काल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ठीक, अब पाषाण काल से हमारा, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अर्थात पत्थर के टेक्निक तो हो गया, अब धातुओं का आविष्कार होगा। तो जैसे धातु का आविष्कार होता है, तो हम पाषाण काल से हम कहाँ जंप करते हैं, धातु युग में। और मानव द्वारा सबसे पहला, ठीक है, धातु की खोज की गई, वो था तांबा। चलिए अब हम कहाँ पहुंचेंगे, ताम्र पाषाण काल। कहाँ पहुंचेंगे, ताम्र पाषाण काल। अर्थात पत्थर के औजार तो थे, तांबा हमारे पास नया चीज मिल गया। तो हमने ऐसा नहीं किया कि पत्थर को फेंक के तांबा को ही पकड़ लिया, नहीं। तांबा के साथ साथ पत्थर को, दोनों को मिला के, अर्थात तांबे से हम, ठीक है, उसका कुछ ढाल के, ध्यान रखिएगा उस समय ढालने की कला, ठीक, मानव द्वारा सीखी जा चुकी थी। तो तांबे को ढाल के एक निश्चित आकार का बना के उसको पत्थर पे जोड़ लेते थे। अर्थात, ठीक है, तांबे के साथ साथ पाषाण को मिलाकर एक साथ यूज किया गया, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इस काल को हम चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। और आपको पहले ही बता चुका हूं कि सर्वप्रथम खोज किया गया धातु कौन सा है, तांबा, ठीक है। मनुष्य जो है तांबा एवं पाषाण के उपकरण का प्रयोग किया, इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस काल में कुछ उस समय के जो संस्कृतियां हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की संस्कृति का, ठीक है, ट्रेस हुआ है, मतलब साक्ष्य मिला है। उसमें से कुछ का साक्ष्य हम देख लेते हैं। जैसे कि आहार संस्कृति, इसको हम बनास संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से मिला है, गुजरात से, बनास नदी, ध्यान रखिए, गुजरात। अगला है कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश से। फिर जोरवा संस्कृति आपके महाराष्ट्र से। तो ये तीनों काल, अब से ये पूछा जा सकता है कि जोरवे संस्कृति का संबंध किस काल से है, कायथा संस्कृति का संबंध किस काल से है, ठीक, आहार संस्कृति का संबंध किस काल से है, तो किस काल से है, वो ताम्र पाषाणी काल से है। और ताम्र पाषाणी काल में ही क्या हुआ है, ठीक, तांबे का खोज हुआ है। इसी के साथ हम पत्थरों को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ठीक, दोनों को मिला के मिश्रण बना रहे हैं। यहाँ पर एक देखिए चित्र है, यहाँ पर ये सांचा बना हुआ है और ये क्या कर रहे हैं, धातु को पिघला के इस सांचे में डाल रहे हैं। अर्थात मानव द्वारा, ठीक है, धातु का उपयोग करने की कला यहाँ वो जान चुका है, सीख चुका है, और फिर अपने आप को उत्तरोत्तर आगे बढ़ा रहा है। तांबा हो गया। अब यहीं से हम एक चीज और ट्रेस कर लेते हैं। आपको पता है कि इस युग के बाद आद्य ऐतिहासिक काल है, और आद्य ऐतिहासिक काल का संबंध किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, में आपको पता है कि कहाँ मिला, वहां पर, ठीक, कांसे की नृत्य रथ मूर्ति प्राप्त हुआ है, अर्थात कांसा मिला है। और कांसा कैसे बनता है, जब इसी तांबा में हम टीन को, एसएन, अर्थात जब टीन को मिला के मिश्र धातु बनाते हैं, तब आपका क्या बनता है, कांसा बनता है। तब कहीं जाके कांसा बनेगा। अर्थात अब हम किस युग में जाएंगे, कांस्य युग में जाएंगे, कांस्य युगीन सभ्यता। और वो सभ्यता कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। क्लियर है।
तांबा में हमने क्या मिला दिया, टीन मिला दिया, क्या बन गया, कांसा। और ये खोज जो है अब होने वाला है इसके बाद वाले काल में, अर्थात हम इस काल से ताम्र पाषाण काल से किस युग में जाएंगे, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल, वही सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल हम पढ़ चुके हैं, उस काल को कहते हैं जहां पर हमको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उसको हम पढ़ नहीं सके हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, उसको हमको जानकारी ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा गया है जब हमको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु इन साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर है, इसी काल को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और ये काल कौन सा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमको लिपि मिले हैं उस लिपि को पढ़ने में सफलता हमको प्राप्त नहीं हुई है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, अभिलेख है, ठीक है, उसको पढ़ने में प्रथम सफलता जेम्स प्रिंसपो को मिला है। ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसपे। ठीक है, तत्कालिक रूप से उसको भी नहीं पढ़ा जा चुका है, लेकिन एक इतिहासविद्ता है जेम्स प्रिंसपे, उन्होंने बहुत बाद में उनके अभिलेख को पढ़ा। लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को अभी तक कोई ऐसा ठीक नहीं दिखाया, कोई ऐसा भाषा विज्ञानी नहीं बन पाया है जो इस काल के लिपियों को पढ़ सके। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, चलिए हो गया। ठीक, आद्य ऐतिहासिक क्या हाल है, ये क्या है, पाषाण युग के बाद का काल है। ये तो क्लियर है, क्योंकि पाषाण युग के बाद हमने क्या किया, धातु को खोज किया। धातु कौन सा, तांबा, तो कौन सा युग हो गया, ताम्र पाषाण काल। तांबे के बाद क्या किया हमने, कांस। ठीक, और तब क्या बन गया, कांस्य युगीन काल। आगे जाके लोहा का खोज होगा तो लौह युगीन सभ्यता बन जाएगा। क्लियर है, ठीक, ध्यान दीजिए। अब धातु का युग प्रारंभ हो गया भाई। तो सबसे पहले धातु तांबा था, तांबा में हमने अपने दिमाग लगाया, क्या मिला दिया, टीन मिला दिया, क्या बन गया, कांसा। ठीक, अब हमको धातु के बारे में जानकारी मिल गया कि ये थोड़ा ठोस होता है, इससे हम उपकरण बना सकते हैं। अब हमने खोज कर लिया लोहा का। जैसे ही लोहा का खोज हुआ, ठीक, मानव की सभ्यता तीव्र गति से आगे बढ़ी। क्यों, क्योंकि खेती में लोहे का जैसे उपयोग हमने किया, ठीक है, तो वहां से हमको अधिक मात्रा में अनाज मिले। अधिक मात्रा में अनाज से हमारी सभ्यता धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, तो चलिए हो गया ये। अब ध्यान रखिएगा, इसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, ये हड़प्पा युगीन सभ्यता है, कांसे के निर्माण तांबा और टीन से होता है। ठीक है, ये है हमारी आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। मैं आशा करता हूं कि अभी तक हमने जिन चीजों को देखा है, ठीक है, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके रखा करिए। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहिए। ठीक, आसानी से पढ़ें। ठीक, एक युग से दूसरे युग को डिफ्रेंशिएट करते हुए चले। कॉमन रूप से जो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण में प्रमुख अंतर क्या है, तो स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि निम्न पुरा पाषाण काल में हस्त कुठार, हैंड एक्स, पेबल, चैपर चेपिंग उपकरण थे। लेकिन मध्य पुरा पाषाण काल में क्या आ गया, फलक संस्कृति आ गया। उसके बाद उत्तर पुरा पाषाण काल में क्या आ गया, ब्लेड, मतलब फलक से ही ठीक आगे जाके एक और स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया आज। ठीक है, इस चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार मानव का जो इतिहास है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में आया है। ठीक है, तो रेगुलरली इस प्रकार के आपको नॉलेज जानना है, देखना है, तो आप, ठीक है, आपके इसका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में चले जाइए। ठीक, टेलीग्राम से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और पूरे वीडियो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने कोर्स को अलग अलग जगह पे अवेलेबल करके रखा है। ठीक है, चलिए फिर अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। धन्यवाद।